Assalamu alaikum students. In the course of Research Method in Psychology 1, today we will learn the observation research method. Social scientists use this method to study the specific kind of behavior. So let's see what actually the observation is. We observe behavior every day. Dear students, you would have observed so many people standing at the bus stop, university gate, in the market, public parks and so on. If I ask you a question, what have you observed today while entering the university gate? What will you say? Definitely, you would tell how people were talking, standing, doing, etc. Indeed, we observe people, behavior, postures, attitude, and so many things. People's behavior is just expressions, postures, choice of apparel contain a lot of information. When you observe a person, you get the knowledge pertaining to his attitude, style, and personality. आप 2 मिनट भी किसी से बात करेंगे तो उसके बात करने के अंदाज से आपको पता चल जाएगा कि वो पर्सन किस तरह का है। ठीक है, आपको डिटेल नहीं पता चलेंगी, उसके लिए आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा, उसका पर्सनालिटी असेसमेंट करनी होगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत समझ आती है। इसी तरह लोग जो है वर्ड्स कह रहे होते हैं, जो उनके चॉइस ऑफ वर्ड होती है या उनका जो स्टाइल होता है, उनका एक्सेंट होता है, उससे आपको पता चलता है कि ये किस इनका बैकग्राउंड क्या है या किस एरिया से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह हमें लोगों के अटायर देखकर, उनका गेटअप देखकर उनके कल्चर का पता चलता है, उनके स्पेसिफिक किसी पैटर्न का हमें पता चलता है। Whether it is a simple smile or a subtle courtship ritual, another person's behavior frequently provides cues that are quickly recognized. Suppose you have a conversation with another person. Is her way of talking, the words he or she utters, accent, attire, make you understand what kind of a person he or she is. Research reveals that many of our expressions are universal signals that is recognized in all culture. Some expressions are universal. People living in different cultures exhibit same kind of emotion, feeling and attitude. तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो सिमिलर होती हैं, जिनकी मीनिंग भी सेम होती है। जैसे अगर एक पर्सन जो है वो एक स्पेसिफिक कल्चर में रह रहा है, अगर वो मुस्कुराएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि जरूर कोई अच्छी बात है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो स्माइल दे रहा है, हंस रहा है, खुश है और एक्साइटेड लग रहा है। और अगर एक पर्सन जो है वो उसके आंखों में आंसू होंगे, उसके चेहरे पर सैडनेस होगी, तो आप समझ जाएंगे देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम। और इसी तरह वो कोई ये नहीं कि एक स्पेसिफिक कल्चर में, आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, या आप लंदन में हो, या आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, किसी भी अफ्रीका के किसी कंट्री में रह रहे हो, तो आप समझ जाएंगे कि अगर एक पर्सन जो है उसके एक्शन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये इस वक्त क्या फील कर रहा है, इसके किस तरह के इमोशंस है। तो कुछ चीजें आपको तमाम कल्चर में सिमिलर मिलेंगी। Our everyday observations and those of scientists differ in many ways. But here you keep in mind that our daily observation is quite different from a scientific observation done to study a phenomenon. तो definitely जो ऑब्जर्वेशन आप डेली लाइफ में कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वो डिफरेंट होगी और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी। हम बहुत सी चीजें हैं जिन पर हम डेलिब्रेटली उस पर फोकस नहीं करते हैं, हमारी नजरों से गुजरती हैं, हमें याद रह जाती हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारा एक डेलिब्रेट फोकस होता है, हम उसको देखते हैं, हम खुद उसको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो साइंटिफिक नहीं है, आप एक एज ए साइंटिस्ट नहीं कर रहे, आप एज ए ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं, एक पर्सन के तौर पर कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन जो होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि आपने वहां पर वो स्टेप्स फॉलो नहीं किए जो एक साइंटिफिक वर्क के लिए जरूरी होते हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज मेड अंडर प्रिसाइजली डिफाइंड कंडीशन इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर एंड विद केयरफुल रिकॉर्ड कीपिंग। When you decide to do scientific observation, you will have to make it systematic and standardized. Means you will conduct the observation of following steps required for a true scientific research. You will have to keep the record of observation so that you could analyze that on time. तो एक scientific work क्या होगा कि आप रिसर्च डिजाइन करते हैं, फिर आप
देखते हैं कंट्रोल्स कंडीशन क्या होंगी, टूल्स क्या होंगे, इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे और एनालिसिस कैसे करेंगे और एट द एंड आप उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे। ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हुए एक रिसर्च करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में भी इसी तरह होगा कि आप डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए सिस्टमैटिक वे में करेंगे, वन बाय वन, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, और वो सीक्वेंस में होगा। वैसे नहीं होगा कि जो दिल किया पहले कर लिया। फिर आपके पास एक प्रॉपर जो है वो डिजाइन आपके पास और स्टैंडर्डाइज टूल आपके पास होने चाहिए जिनकी हेल्प से आप जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकें जो भी आपने ऑब्जर्व किया है। सपोज अगर आप क्लासरूम बिहेवियर स्टडी करना चाहते हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको एक सिस्टमैटिक वे में उस क्लासरूम बिहेवियर को स्टडी करना होगा, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होगा, उसका एनालिसिस करना होगा और उसको कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट आपने बनानी होगी ताकि ऑडियंस जो है वो आपके पेपर को देखकर, रिसर्च को देखकर कन्विंस हो सके कि हाँ ऐसा होता है। The primary goal of observational method is to describe behavior. Scientists strive to describe behavior fully and as accurately as possible. Observational methods help us in defining and describing the behavior. This observation is considered accurate and complete because the researcher has observed the behavior systematically following रिसर्च रूल्स। बेसिक पर्पस क्या है कि आपने एक बिहेवियर को स्टडी किया है और उसको डिफाइन किया है और उसको डिस्क्राइब भी किया है, बताया है कि ये बिहेवियर ऐसे होता है, और फिर उसको आपने डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए आपने उस रिसर्च को किया है। इसलिए जो ऑब्जर्वेशन मेथड का जो गोल है वो बेसिकली है कि आप एक बिहेवियर को डिफाइन करेंगे। जैसे अगर आप कहते हैं कि आप बच्चों में स्टबर्न बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, तो स्टबर्न बिहेवियर को आपने डिफाइन भी करना है और उसको डिस्क्राइब भी करना है। और डिस्क्राइब आप तब कर सकते हैं व्हेन यू हैव कलेक्टेड सफिशिएंट एविडेंस टू डिस्क्राइब अ बिहेवियर। Observation provides a resource of hypothesis about behavior, and so observation can also be a first step in discovering why we behave the way we do. When you observe someone, a number of questions arises in your mind. Why is he doing that? How does she talk to children? So observation makes the ground for exploring the facts. Observation is the beginning, but a researcher will take many further steps in the connection of first step. एक assumption है आपके जहन में और उसको लेकर आप काम स्टार्ट करते हैं, तो फिर इससे रिलेटेड उसके कनेक्शन में और भी assumptions होंगी। आपके जहन में बहुत से क्वेश्चंस अराइज होंगे कि हाँ ये क्यों हो रहा है, अब ये क्यों हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है। तो आप फिर उनकी वो एक assumptions या जो हाइपोथेसिस है उनकी एक चेन बनती चली जाती है। वो क्वेश्चंस जो है आपके माइंड में उनकी चेन बनती जाती है, क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तो आप उसके आंसर जो है वो फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। तो आपके एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, उससे रिलेटेड और भी बिहेवियर होंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे उस स्पेसिफिक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। When a complete record of behavior cannot be obtained, researchers seek to obtain a representative sample of behavior. It is not possible for a researcher to observe all types of behavior or entire thing. So in that situation, he or she will study a sample of behavior, and that sample of behavior will be representing the entire behavior. तो बड़ा मुश्किल है ना कि आप इतने बिहेवियर को स्टडी करेंगे एट अ टाइम, एक ही चूज करेंगे। तो फिर उस बिहेवियर को स्टडी करेंगे, और दूसरा आप कितने लोगों को कर सकते हैं। आप पूरे पाकिस्तान को तो नहीं स्टडी कर सकते, पूरी दुनिया के लोगों के बिहेवियर को तो नहीं ले सकते। तो फिर आपके वो जो टारगेट पॉपुलेशन है, यू विल मेक योर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट टारगेट पॉपुलेशन। उससे लेंगे, रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, या जो भी टेक्निक आप यूज करेंगे उसके जरिए आप कुछ लोग सेलेक्ट करेंगे, उनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे, और वो बिहेवियर जो होगा वो उस पूरे एक पॉपुलेशन के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। The extent to which observation may be generalized depends on how behavior is sampled. Sampling behavior will determine how researcher will generalize the finding obtained from a scientific observation. अब जो सैम्पलिंग बिहेवियर है, जो बिहेवियर सैंपल किया है और उसको जिस टारगेट पॉपुलेशन से लिया है और जिस तरह उसको सिलेक्ट किया है, वो डिटरमिन करेगा कि रिसर्चर जो है वो किस हद तक जो है अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर सकता है जो उसने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से ली है। अब जो बिहेवियर उसने रिकॉर्ड किया है और उसका जो एनालिसिस किया, उसके बाद उसकी जो फाइंडिंग्स जो उसने रिपोर्ट करना है, एडवोकेट करना है, वो किस तरह करेगा, किस हद तक करेगा।
सपोज अगर आप स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को स्टडी करना चाह रहे हैं, उस बिहेवियर को, और आप ये कहते हैं कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो है वो लर्निंग को फैसिलिटेट कर रहा है, तो जब आप उस बिहेवियर को रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को करेंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे अपनी पॉपुलेशन को। अगर आप सिर्फ एक ही स्पेसिफिक सेटिंग से लेते हैं और फिर उसी पर स्टडी करके फिर आप कहते हैं कि अब फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप उसको बाकी लोगों पर जनरलाइज कर सकें अगर आपका सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। Researchers must make a number of important decisions about when and where observation will be made. Besides, a researcher before starting the scientific observation need to decide where to conduct the observation and how to conduct the observation. He or she needs to clarify the procedure and techniques to be used for scientific observation. तो पता होना चाहिए ना कि where to go, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, क्या स्टडी करना है, कैसे करना है। कि अगर आप क्लासरूम बिहेवियर को भी स्टडी कर रहे हैं तो वहां आपने देखना है कि क्लासरूम बिहेवियर में भी क्या देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कुड बी स्टडीड। तो अब ये क्लासरूम बिहेवियर में तो आप बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हैं, उसमें भी फिर स्पेसिफाई करेंगे क्लासरूम बिहेवियर में मैंने ये वाले स्पेसिफिक बिहेवियर को करना है और इसको मैंने क्लासरूम में करना है, तो क्लासरूम की सेटिंग क्या होगी, किस तरीके से होगा, कहाँ कहाँ इसको मुझे करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो आप एक रिसर्चर ने लेने होते हैं बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। तो एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग द स्टडी रिसर्चर नीड्स टू डिसाइड व्हाट टू डू। अब उसको अगर ये उसने डिसीजन नहीं लिए हुए हैं तो फिर उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा आगे चल के काम करना। ठीक है, कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं कि जो सिचुएशन को देखते हुए करने होते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा चेंज नहीं आता है। एक रिसर्चर को पता होना चाहिए, रिसर्चर की कॉम्पिटेंसी इसी से पता चलती है कि उसने रिसर्च डिजाइन करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा। तो स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्वेशन रिसर्च मेथड है। आप इस मेथड के जरिए बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं और उस पर उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेटिंग में भी किया जा सकता है।